हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को जीव जगत के वर्गीकरण क्लास 11th के पार्ट 6 को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। जो इसका मेन टॉपिक है, मैंने आपको प्रियॉन वायरस के बारे में सब कुछ बता दिया था। इस टॉपिक में हम किसके बारे में जाएंगे? थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। जीवाणु क्या होता है? जीवाणु सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक या संयोजक कड़ी होता है, क्योंकि उसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जब मैं इसको पढ़ाऊंगी तो जो इसके लक्षण रहेंगे उसको डिस्क्राइब करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात तो नहीं, जल्दी नहीं पूछा जाता है, बट जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपके सिलेबस का, चाहे आपके जो पेपर होंगे, उसमें कभी भी पूछा जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिएगा जीवाणु, या इसे इंग्लिश में बैक्टीरिया कहेंगे, या इसे इंग्लिश में बैक्टीरिया भी कहते हैं और यू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणु की रचना, आकार, वर्गीकरण, वृद्धि और जनन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणु की रचना, आकार, वर्गीकरण, वृद्धि, जनन का अध्ययन किया जाता है, उसे जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब हेडिंग डालिएगा जीवाणु की खोज। हेडिंग डालिएगा जीवाणु की खोज, ये इंपॉर्टेंट है। जीवाणु की खोज डैश करके लिखिएगा आगे। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड के निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एंटोनी, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1632 से सन 1623 से 1723 तक की थी। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु को पानी में तथा अपने दांतों के मैल में देखा था, और इसका नाम एनिमलक्यूल्स रखा था। ठीक है, ये एक यहाँ से क्वेश्चन हो गया, एक यहाँ से क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद लिखिए, अभी समझाती हूँ। एनिमलक्यूल्स रखा था। इसको जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। मतलब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, इनको जीवाणु विज्ञान का, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। आगे लिखिएगा, लुई पास्चर ने अपने अध्ययन से सिद्ध किया कि लुई पास्चर ने अपने अध्ययन में यह सिद्ध किया कि किण्वन की क्रिया सूक्ष्मदर्शी द्वारा होती है। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने टीबी नामक रोग में जीवाणु की खोज की थी। टीबी नामक रोग में जीवाणु की खोज की थी। इसके बाद लिखिएगा, जीवाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीवाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
एहरनबर्ग ने किया था। एहरनबर्ग ने किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। यूबैक्टीरिया किसे कहते हैं? जीवाणु को कहते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्हें ही फादर ऑफ बैक्टीरिया या जीवाणु का जनक कहा जाता है। ठीक है। रॉबर्ट कोच ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टीबी नामक रोग, टीबी का मतलब आपको पता है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये एक जीवाणु जनित रोग है। तो ट्यूबरकुलोसिस में रॉबर्ट कोच के द्वारा जीवाणु देखा गया था। लुई पास्चर ने किण्वन का पता लगाया था कि जीवाणु में होता है। एक वर्ड आता है, मैंने बताया ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की तो थी, लेकिन इसका नाम उन्होंने क्या दिया था? एनिमल्क्यूल्स रखा था। लेकिन जो जीवाणु और बैक्टीरिया नाम जो हम आज इस नाम से जानते हैं, वो नाम किसने रखा था? एहरनबर्ग ने रखा था। वो नाम किसने रखा था? एहरनबर्ग ने रखा था। अब यहाँ पे हम सेकंड जीवाणु के सामान्य लक्षण के बारे में जानेंगे। जीवाणु के सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण, इसमें पॉइंट करके आप लोग लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। इनकी संरचना जटिल है, इनकी संरचना सरल है। इनकी संरचना सरल है, लेकिन इनकी प्रकृति जटिल होती है। लेकिन इनकी प्रकृति जटिल होती है। आगे लिखिएगा, जीवाणु जल, थल, वायु आदि सभी स्थानों पर उपस्थित होते हैं। ये हमें कभी भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ आप पढ़ रहे हो, वहाँ भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे। कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया बहुत हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, बट जो टीबी का जो होता है, ठीक है, कोलेरा नाम का जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ये सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। लिखिएगा, जीवाणु जल, जल, थल, वायु आदि सभी स्थानों पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनकी कोशिका में मीसोसोम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होते हैं। इनकी कोशिका में, हमारे कोशिका में एक कोशिकांग होता है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लेकिन इनकी कोशिका में एक कोशिकांग होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया का ही बराबर काम करता है, लेकिन उसे माइटोकॉन्ड्रिया ना करके उसे हम क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। याद रखिएगा, मीसोसोम कहते हैं। डन। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इनमें एक क्रोमोसोम वलय रूप में होता है। इनमें एक क्रोमोसोम वलय रूप में होता है। वलय रूप में होता है। सेकेंड पॉइंट, इनमें 70 एस राइबोसोम मिलता है। इनमें 70 एस राइबोसोम मिलता है। 70 एस राइबोसोम मिलता है। सेकेंड लिखिए, डीएनए में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाई जाती है। डीएनए में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाई जाती है। हमारे डीएनए में क्या होता है? हमारे डीएनए में एक हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है, बट जीवाणु के डीएनए में जो हिस्टोन जो प्रोटीन है वो नहीं पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, जो लास्ट है इसमें लिखिएगा, जीवाणु क्लोरोफिल न होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जीवाणु क्लोरोफिल न होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अतः यह मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। अतः यह मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। मैंने बताया ना परजीवी किसे कहते हैं, मैंने सब प्रीवियस वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हेडिंग डालेगा प्रकृति तथा आवास। प्रकृति तथा आवास यानी जीवाणु कहाँ रहते हैं, उनका आवास क्या है। ठीक है, इसको लिखिएगा, जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। ये जल, थल, हवा, धूल, मनुष्य व जंतुओं के शरीर में, बर्फ से ढके स्थानों में, गर्म जल के झरनों में भी प्राप्त होते हैं। ठीक है,
अब आप हेडिंग डालिएगा माप, यानी साइज, माप। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, तो इनकी माप या साइज क्या होती है? तो डैश करके लिखिएगा, जीवाणुओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा लगाया जाता है। जीवाणुओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा लगाया जाता है। इनके माप की इकाई को माइक्रोन कहते हैं। एकदम बेसिक समझा रही हूँ। इनके मापन की इकाई को माइक्रोन कहते हैं, माइक्रोन कहते हैं। इनका माप इनके आकार पर निर्भर करता है, क्योंकि ये बहुत सारे आकार के भी होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। इनका माप इनके आकार पर निर्भर करता है। इनका औसत माप 0.5 से 2.0 माइक्रोन, 0.5 से 2.0 माइक्रोन और 2.0 से 5.0 माइक्रोन तक का होता है। ये इकाई की बहुत ही छोटी मापन है, ठीक है, मापन की छोटी इकाई है जिसके द्वारा, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी होते वो हमें दिखाई नहीं देते। अब आते हैं, मैंने बोला ना कि इनका मापन उनके आकार पे निर्भर है, तो अब नेक्स्ट लास्ट हेडिंग डलाएगी आकार, यानी शेप। ये किन किन आकार के पाए जाते हैं और इस आकार वाले से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आकार को समझते हैं। लिखिएगा, आकार के अनुसार जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। नाम लिखेगा, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्रॉड, नाम लिखते जाइएगा, टेट्रॉड, स्ट्रेप्टोकोकस, सार्सिनी, बैसिलस, ठीक है। मैं शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। माइक्रोकोकस, इनकी मैं दूसरे पेन से समझाती हूँ। जो माइक्रोकोकस होते हैं, इनकी आकार केवल एक होती है, इस तरह। इनकी आकार इस तरह होती है, यानी एक, समझिएगा, मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। डिप्लोकोकस में ये जो एक राउंड है, यहाँ पे 2 हो जाते हैं, ठीक है। टेट्रॉड में क्या होता है कि यह ग्रुप में होते हैं, मतलब 4 तरह के ग्रुप में, इस तरह, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होगा कि यह ना चेन की तरह रहेंगे, यानी लंबे रूप में, इस तरह 1 2 3 4 5, ठीक है। सार्सिनी में क्या होता है कि ये एक कम्युनिटी यानी समुदाय, बहुत सारे गुच्छे में रहते हैं, इस तरह चिपके हुए। और बैसिलस क्या है, एक रॉड शेप होता है। इस टाइप के बैक्टीरिया मिलेंगे, जिन्हें जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होंगे उन्हें हम बैसिलस कहेंगे। तो मैंने आपको शॉर्ट में केवल नाम लिख के इस तरह समझाया ताकि आपको हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। माइक्रोकोकस मतलब सिंगल, डिप्लो नाम से जाहिर हो रहा है डबल हो जाएगा, टेट्रॉड मतलब 2 से 4 हो जाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस चेन की श्रृंखला में हो जाएगी, सार्सिनी गुच्छों में हो जाएंगे, ठीक है, और बैसिलस एक रॉड शेप हो जाएगा। तो मैंने आपको शॉर्ट में जीवाणु के बारे में समझाया, और ये आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस में या लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके आप अपने नोट्स को बनाइएगा। थैंक यू सो मच।